ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब ये आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है उसका ये 8th वीडियो है और इस 8th वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे जो भी कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या कॉन्सेप्ट है ये सब चीज़ आपको देखना होगा। देखो, मैंने स्टार्टिंग से क्या बताया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये बताया था कि ये कोई ग्रुप है। ठीक है, इस ग्रुप में मान लो n पर्सन है, n आइटम है, n ऑब्जेक्ट है, n पीपल है, कुछ भी। इसके ऊपर, इस ग्रुप के ऊपर कोई वेरिएबल है, इस ग्रुप के ऊपर कोई एक वेरिएबल है x कैसा वेरिएबल है? तो x जो वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ये बताया था। ठीक है, इसका दो चीज़ गिवन होता है। क्या गिवन होता है? गिवन होता है इसका मीन, जिसका सिंबल क्या है? सिंबल है ये ऐसे म्यू पढ़ते हैं वैसे, इसको आप मीन पढ़ोगे। और क्या गिवन होगा? वेरिएंस। दो चीज़ गिवन होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पहचान दो चीज़ से होता है, मीन से और वेरिएंस से। ये कोई ग्रुप है, इस ग्रुप में मान लो 5,000 आदमी है, 10,000 आदमी है। ठीक है, उसका कोई वेरिएबल है, हाइट, वेट, एज, प्रॉफिट, मार्क्स, इनकम, वेजेज, कुछ भी, ये सब वेरिएबल है। जैसे मान लो अपने एग्जांपल के हिसाब हम चलते हैं। मान लीजिए सी ए फाउंडेशन का स्टूडेंट है, सी ए फाउंडेशन का स्टूडेंट सारे हैं, एग्ज़ाम दिए। कितने दिए? मान लो 1 लाख स्टूडेंट है। ठीक है, तो मैं इसी एग्जांपल को लेकर चल रहा हूँ। मान लो 1 लाख स्टूडेंट जो है, चलो ये देखो, इसी एग्जांपल को लिखते हैं 1 लाख। ठीक है, सी ए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, सब का सब एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम दिया। ठीक, एक्स वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है? एक्स। मार्क्स ऑब्टेंड, टोटल जो मार्क्स ऑब्टेंड है, एक्स वेरिएबल है। इसका दो चीज़ आपको गिवन है। क्या गिवन है? एक एवरेज मार्क्स मतलब मीन गिवन है। पता करो कि मीन कितना है। तो मीन पता चला कि 150 है। और दूसरा क्या दिया हुआ है? मान लो वेरिएंस दिया हुआ है, मीन एंड वेरिएंस होता है ना। तो वेरिएंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वेरिएंस? 1600 ये दिया हुआ है। इस वेरिएंस से आप क्या निकाल दोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया? 40, वेरिएंस का रूट। ये सब आपको दिया हुआ है। ठीक है, सी ए फाउंडेशन का एग्जाम हुआ, 1 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया। ठीक है, एक्स क्या? मार्क्स ऑब्टेंड, उसका मीन गिवन है, वेरिएंस गिवन है। अब अगर आप चाहते हो कि इस ग्रुप में से एक स्टूडेंट का हमने सिलेक्शन किया, वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड रैंडमली, एक बच्चे का आपने सिलेक्शन किया रैंडमली। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें पूछेगा आपसे, क्या प्रोबेबिलिटी दैट ही स्कोर्स, 3 तरह से मैं लिख रहा हूँ, 3-4 तरह लिखता हूँ। फर्स्ट, ही स्कोर्स एग्जैक्टली 200 मार्क्स, ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालना हो। सेकेंड क्या है? मोर देन 200 मार्क्स। थर्ड मान लो ये पूछा लेस देन इक्वल टू 250 मार्क्स, ऐसे कोई भी क्वेश्चन। या एक और लिख लो, फोर्थ यहाँ पर है, फोर्थ में लिख लेते हैं बिटवीन, ही स्कोर्स मार्क्स बिटवीन 100 and 190। ऐसे क्वेश्चन का आंसर अगर आपको निकालना हो, ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालना हो, तो ये सब किससे निकलेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से।
अब नॉर्मल में भी आप ध्यान से देखो, ये जो पहला वाला आंसर है फर्स्ट जो आंसर है एग्जैक्टली इक्वल टू, तो फर्स्ट वाला आंसर किससे निकलेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। लेकिन ये जो सेकेंड आंसर है मोर देन, थर्ड आंसर है लेस देन, फोर्थ आंसर है बिटवीन, ये तीनों किससे निकलेगा? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना इस बात के लिए। फर्स्ट का आंसर आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, फार्मूला से। किस फार्मूला से? तो अगर आपसे पूछा फर्स्ट का आंसर बताओ एग्जैक्टली, तो ये निकलेगा एक तरह से, क्या निकलेगा? इस फार्मूला से पी एक्स बराबर, याद करो, 1 स्टैंडर्ड डिविजन रूट में 2 जो कि मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है। रूट में 2 1 स्टैंडर्ड डिविजन रूट में 2 e टू द पावर माइनस एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू वेरियंस। इसमें रख दो सब कुछ। क्या रख दोगे? x की जगह रख दो एग्जैक्टली 200, रख दो 200। 1 स्टैंडर्ड डिविजन 40, रूट में कितना आएगा? 2 e टू द पावर माइनस x कितना? x 200। अब मीन कितना है? मीन देखो कितना है? 150। तो ये कितना आएगा? 200 माइनस 150 का स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा? 2 इंटू वेरियंस कितना लिखा था मैंने? 1600। वेरियंस है 1600। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है? बहुत कम आता है, बहुत कम, 0.0000 ऐसे पॉइंट में आता है। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम होते हैं और ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है। बाई चांस कभी आ जाए तो आंसर आपको ऐसे छोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन भी ऐसे रहना चाहिए। ऊपर कितना आ गया देखो, 50 का स्क्वायर कितना होगा? 2500 को डिवाइड किसे करोगे? 16 दूनी 3200 से। तो 2500 को डिवाइड कर दो 3200 से, कितना आ गया? माइनस, ठीक है, माइनस में पॉइंट करके आ रहा है। तो 2500 और 3200 है ना, तो चलो ना 0 काट देते हैं, ऐसे लेते हैं 25 डिवाइड में 32, यही इसका आंसर है। अब ये मैंने क्या बताया कि ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, बहुत कम। ये क्या निकला? अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, अगर मान लो कि ये कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ मैं बना रहा हूँ, ठीक है, याद करो, इसका मीन कितना दिया है? मीन दिया हुआ है x बराबर 150 पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। क्या पूछा क्वेश्चन कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो स्टूडेंट है उसका मार्क्स एग्जैक्टली 200 है, तो 200 कहाँ होगा? x बराबर मीन के राइट में यहाँ होगा। तो ये जो हाइट है ना, ये हाइट, यही हाइट, ये निकला प्रोबेबिलिटी। अब देखो इफ लाइन का जो हाइट है, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी मिला के होता है 100%, तो इस लाइन का एरिया कितना होगा? बहुत कम होगा। तो ये वेरी लेस है, ये प्रोबेबिलिटी जो होता है बहुत कम होता है। तो ये जो हाइट है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी जो निकलता है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट मेथड। एक लाइन का एरिया कितना होता है? बहुत कम होता है, लगभग 0। तो ये हाइट बताया कि मीन पे क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो इतना। उसके दोनों तरफ फिर क्या होगा? बहुत कम। तो बहुत कम होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। फिर भी कैसे निकलता है? तो इक्वल टू वो फॉर्मूला में रख दो, आगे आंसर। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट मेथड। लेकिन अब मुझे बताओ, जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है, सेकेंड हो या थर्ड हो या फोर्थ हो, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए, जो कभी काल पूछा भी है, 3-4 बार पूछा भी है, CPT लेवल पे देख रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन क्या है फिर से मैं बताता हूँ। इक्वल टू का तो सीधे रख दो, इसमें ये हाइट आ गया, ये ऑर्डिनेट। हाइट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट मेथड से प्रोबेबिलिटी निकालना। लेकिन इसी नॉर्मल को मैं एक बार फिर से डायग्राम से दिखा रहा हूँ। देखो ये आ गया, ये कितना है इसका? मीन। बिल्कुल बीच में क्या? मीन 150। एक्स लिख दो या मीन लिख दो 150, ठीक है। सेकेंड क्या पूछा है? सेकेंड पूछा है मोर देन 200। ये 200 यहाँ पर x है, x बराबर 200। तो सेकेंड पूछा है कि 200 से ज़्यादा हो, तो ये एरिया। अब ये एरिया होगा 200 से ज़्यादा में बहुत सारे वैल्यू हैं, ये पूरा का पूरा एरिया। ये जो एरिया निकालोगे ना, यही एरिया इसका प्रोबेबिलिटी होगा, क्योंकि ये पूरा एरिया 100% है। तो इससे इधर जितना परसेंट एरिया होगा वही क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला या वैल्यू x का नहीं होता, वो z का होता है।
जेड का, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग अलग होंगे, इस नॉर्मल का मीन अलग है, किसी और नॉर्मल होगा उसका मीन अलग होगा, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, अलग अलग नॉर्मल होंगे, तो फिर तो नॉर्मल का जो एरिया होगा वो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। इसीलिए क्या बनाया गया स्टैंडर्ड नॉर्मल, कि भाई जो भी नॉर्मल है सबको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दो, और स्टैंडर्ड का टेबल बना हुआ है, उसका एरिया सबको पता है, प्रोबेबिलिटी वहाँ से निकलता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना होता है, और एरिया एक्स से नहीं जेड से आता है। ये किसका हुआ जी, ये सेकेंड पूछा 200 से ज़्यादा हो। थर्ड क्या पूछा, थर्ड लेस देन इक्वल टू 250। अब 250 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, 200 से ज़्यादा। इससे इधर में ऐसा करते हैं, सेकेंड का ये हो गया। मैं बताता हूँ 1 बाय 1। अब अगर ये निकालना है, सेकेंड आंसर निकालना है, ये सब किसे निकालेगा, ये सारे आंसर निकलेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, जेड से, मतलब जेड से। तो ये मैंने किसका डायग्राम बनाया, सेकेंड का 200 से ज़्यादा हो। तो मैंने क्या कहा था, इसके नीचे एक लाइन खींचना। अब ये चीज़ आप जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा है। मतलब कौन सा एक्सिस है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का, इसको यहाँ पर हम जेड नाम देंगे, जेड ये 0 होगा। बताओ इस एक्स का जेड क्या होगा, 200 का जेड कितना, याद करो, ये मीन से 200 कितना ज़्यादा है, 50 को डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो जेड बताओ कितना आएगा। मैंने फार्मूला बता दिया था, फार्मूला कैसे बना था उसका भी लॉजिक है, कि एक्स जो है ना, एक्स मीन से कितना आ गया है 50, 50 जो है सो स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना गुना है, तो 50 को डिवाइड कर दो 40 से, 50 डिवाइड में 40, ये मिला जेड इक्वल टू 1.25। हमें ये एरिया चाहिए, बहुत बढ़िया। अब ये एरिया आपको चाहिए, तो मैंने क्या कहा था, ये जो जेड निकला ना 1.25, इसके करस्पॉन्डिंग एरिया आपको गिवन होगा। ध्यान दो, पहला इक्वल टू का आंसर ये आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट मेथड। ये प्रोबेबिलिटी क्या आता है, एक लाइन होता है ऑर्डिनेट, जो बहुत कम होता है, बहुत कम। दूसरा अगर पूछे लेस देन, मोर देन या बिटवीन, इससे जो एरिया प्रोबेबिलिटी निकलेगा, कैसे निकलेगा, एरिया से। तो इसको भी नाम लिख देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरिया मेथड। क्या बोलेंगे इसको, एरिया मेथड। मतलब कहने का ये, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी दो तरह से निकलता है, एक ऑर्डिनेट मेथड से इक्वल टू पूछे तब, और लेस देन मोर देन पूछे तो दूसरा है एरिया मेथड से, एरिया मेथड कहलाता है। दो तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फिटिंग होता है, ऑर्डिनेट मेथड, एरिया मेथड। एरिया मेथड कब लगाते हैं, लेस देन मोर देन हो, और उसमें क्या अप्लाई करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला नहीं है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एरिया बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, उससे निकलता है। अब आपको ये एरिया चाहिए बच्चे, लेकिन ये कैसे दिया होगा, तो मैं क्या बता रहा हूँ, एग्जाम में जब भी पूछा है ना, तो इस जेड के एरिया क्या होगा ये हमेशा दिया होता है। और मैंने आपको बताया था, या आप अपने इंस्टीट्यूट के बुक के पीछे जाके देखोगे तो टेबल बना हुआ है, मैं आपको टेबल भी दिखाता हूँ कि इस जेड का एरिया क्या होगा। ठीक है, ये जेड बराबर क्या है 1.25। तो ये जो एरिया होगा ना, वो डिपेंड करता है टेबल के ऊपर, कि टेबल किस तरह से आपको समझाया गया है, टेबल को देखना पड़ेगा। तो मैं जो सी इंस्टीट्यूट का बुक है ना, उसी हिसाब का एक टेबल यहाँ पर है मेरे पास, मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखो, ये आप देखोगे तो टेबल देखने का मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ, बाकी एग्जाम में आपको सामने रहेगा। ठीक है ना, हर टाइम इतना कम देता है तो हर बच्चे को टेबल नहीं देगा ना। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को देखना, यहाँ पढ़ के क्या लिखा हुआ है, एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन के बाद क्या लिखा है, मीन एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जेड। कहाँ से कहाँ एरिया बताएगा ये, देखो डायग्राम में बता दिया है। जेड 0 से लेके, जैसे 1 का एग्जांपल दिया ना, 1 का एरिया देखोगे तो कौन सा 0 से स्टार्ट होगा ये। तो इस टेबल का मतलब हुआ कि आपको कहीं और से नहीं, ये एरिया बताएगा आपको 0 से लेके, आज जिस जेड को देखोगे ना, उस जेड के बीच का एरिया। 1 का क्या दिया 0.3413, कैसे है, तो ये देखो, आप देखना यहाँ पर, यस ठीक है, थोड़ा सा ये आपको देखना पड़ेगा 2 डिजिट में, रुको थोड़ा सा इसको, ओके यस। ये देखो, अगर आपको जेड देखना है, जेड क्या देखना है 1, तो 1 कहाँ देखोगे, इसमें देखोगे, पॉइंट के 1 डिजिट तक यहाँ देखोगे, यहाँ पॉइंट के 1 डिजिट तक। अगर दूसरा डिजिट है तो यहाँ देखोगे। 1 देखना है तो यहाँ देखो, 1 ये रहा, कहाँ गया 0.1, इसके 0 में देखना, 0 में तो ये 0.3413। ये कौन सा एरिया है, तो 0 से लेकर 1 तक। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें क्या देखना था हमें 1.25, इसमें देखो 1.2 यहाँ देखना, 1.2 ये रहा, 1.2। अब 5 कहाँ देखोगे, 5 इधर आ जाओ, इधर ऊपर देख रहा है, ये 3 आया, 4 है, ये रहा 5, ये रहा 5। देखो ये क्या निकला 1.25, कैसे, तो लेफ्ट में देखो 1.2 है, टॉप पे देखो
0.05, दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा 1.25। तो क्या मिला एरिया, ये मिला 0.3944। तो ऐसे देखोगे, मान लो 1.96, तो 1.9 यहाँ देखोगे ये 1.9, और 6 में इधर देखोगे, इधर 6 में ये आ गया, देखो 6 ही है ना ऊपर, हाँ क्या आ गया 0.4750। तो इस तरह से एरिया होता है, मतलब जेड से एरिया देखोगे, उल्टा भी कभी हो सकता है कि एरिया दिया हो तो जेड। अब बस एक बात दिमाग में सेट कर लो, अकॉर्डिंग टू टेबल ये कौन सा एरिया है, जेड 0 से स्टार्ट होगा। जिफ जेड का ये एरिया दिया है ना इस टेबल में, 0 से लेके जो जेड देख रहे हो ना वहाँ तक का पॉजिटिव। जैसे ये देखो, मान लो 1.1 का एरिया कितना होगा, 1.1 जेड है तो इतना होगा, 1.12 है तो 1.1 ये रहा, 2 का ये होगा, 0.5 कितना होगा, 0.5 का ये रहा, 0.5 का 0 देखो, 0.55 जेड बराबर 0.55, तो 0.5 है, अब 5 कहाँ है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है ये। अच्छा, ये वैल्यू क्या है ना, सिंपल कैलकुलेटर से नहीं निकलता, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलता है। इसीलिए जब भी एग्जाम में पूछा गया है, जैसे बीकॉम वगैरह में तो टेबल दे देता है, लेकिन फाउंडेशन में तो मल्टीपल चॉइस का होता है, इतना टाइम नहीं होता है, तो क्वेश्चन के साथ में जेड वैल्यू प्रिंट कर देगा, जेड वैल्यू और एरिया दे देगा, आपको जैसे हिसाब से यूज़ करना आप उसको यूज कर लीजिए। तो फिलहाल जो मैंने क्वेश्चन देखा उसमें अपना वैल्यू क्या था 1.25, तो 1.25 का मैं एक बार देखता हूँ क्या ये रहा 0.3944। तो चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये देखो, तो यही क्वेश्चन है अपना। अब इसको जरा छोटा कर देते हैं, और जो जो वैल्यू यूज़ करना होगा ना मैं अपना यूज़ करूँगा वैल्यू को, और आप उस टेबल को देखना। यस, देखो, तो हमें ये चाहिए जेड बराबर 1.25, इसका एरिया कितना होगा, तो क्या एरिया आया था, ये एरिया आपको गिवन होगा मान लो क्वेश्चन के साथ में, तो एरिया है 3944। अब बताओ वो कौन सा एरिया होगा पता है, तो यहाँ से 0 से लेके इसके बीच का यही एरिया होगा, ये होगा, ये बीच का एरिया होगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसमें देखो तो ये एरिया है रेड वाला, ये फिक्स है, टेबल के हिसाब से समझा गया है, ये फिक्स है, इसी बीच का एरिया होगा। तो बताओ ये एरिया कितना आ गया 0.3944, लेकिन हमें कौन सा एरिया चाहिए, काला वाला, ब्लैक वाला। याद करो जेड 0 है, जेड 0 के राइट में कितना एरिया होता है 50%, 0.5। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, तो 0.5 में से माइनस कर दो, एक बार समझना होगा आपको अच्छा से, उसके बाद फिर टाइम नहीं लगेगा, फटाफट निकाल दोगे। आप देखोगे कि 0.5 में से माइनस करेंगे, ये कभी 0.5 में प्लस भी करना पड़ सकता है। अगर मैं इससे लेस पूछा होता है, देखो इसके राइट में पूछा है तो हमें ये चाहिए, 0.5 में से इसको माइनस करोगे, 0.5 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर 0.5 माइनस 0.3944, आ गया आंसर 0.1056। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये जेड वैल्यू कभी आएगा ना तो दिया देगा बुक में, उसका यूज़ कैसे करोगे मैं समझाता हूँ। जेड इक्वल टू कुछ लिखा है ऐसे, एरिया दिया होगा तो उसका मतलब एकदम सेट कर लो दिमाग में कि 0 से लेके जो दिया है ना उसी के बीच का एरिया होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। अलग हिसाब से अलग सिलेबस के अंदर क्या होता है, टेबल का मतलब कुछ अलग होता है, यहाँ पर यही मतलब है। अच्छा, मान लो बाई चांस इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि एक स्टूडेंट को निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका जो मार्क्स है 200 से ज़्यादा लिखा था ना इसमें, अब 200 से ज़्यादा नहीं, क्या हो, मान लो लेस देन 200, तो लेस देन 200 इधर होगा, ध्यान दो, 200 से कम इधर होगा, तो क्या आएगा आंसर, ये पूरा 0.5 उसमें ये प्लस करोगे, ये क्या करोगे प्लस कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। खैर जो मैं लिखा हूँ ना क्वेश्चन सेकेंड थर्ड फोर्थ वही बता रहा हूँ, सेकेंड हो गया, सेकेंड का आंसर आ गया। तो देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका ही मतलब है, इस टाइप की प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो कैसे निकालोगे। चलो थर्ड पे आते हैं, थर्ड में क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू 250। अब मैं बनाता हूँ इसका अलग से टेबल, ये बनाता हूँ इसका थर्ड वाले आंसर में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 250। चलो छोटा सा इसका ना ग्राफ भी बना लेते हैं। ये आपका है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चलो ये x है, x मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मीन है, मीन यहाँ पर मीन कितना 150 दिया ना, मीन इक्वल टू 150, 250 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 250, x बराबर कितना 250, ठीक है। हमें कौन से निकालना है एरिया बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी है उस बच्चे का जो मार्क्स है 200 या उससे कम हो, इक्वल टू लगा हो चाहे इक्वल टू नहीं लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू में क्या होगा, ये लाइन आएगा, लाइन का एरिया क्या होता है 0, तो 0 प्लस करो या 0 माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए ऐसे। इससे कम में कौन से निकालना है, इससे कम में ये 250 है, इससे लेफ्ट में ये सारे निकालना है, ये सारे एरिया निकालना है। अब देखो यहाँ तक,
तो सिंपल बात है, इसके नीचे मैं क्या दिखा रहा हूँ, इसके नीचे मैं फिर दिखा रहा हूँ जेड। रेफरेंस के लिए ना मैं एक ही एक्सिस पे दिखा देता हूँ दोनों को, देखो ठीक बात है। ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ जेड कितना होगा 0। अब हमें ये एरिया चाहिए, तो एरिया एक्स का नहीं जेड का होता है, तो इस एक्स के बराबर यहाँ जेड चाहिए, जेड चाहिए। बताओ ये जेड कितना होगा, तो ये 150 से 250 कितना है, 100 ज़्यादा है। 100 जो है ना, 100 स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना गुना है, तो फार्मूला में रख देना ना, ये बताया था फार्मूला, जेड बराबर क्या होता है, एक्स माइनस मीन डिवाइड में स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ रख के निकाल दो। एक्स कितना है 250, मीन कितना है 150 डिवाइड में 40, वही मैं बता रहा हूँ ना, ये इससे कितना ज़्यादा है और वो स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना गुना है, तो डिवाइड कर दो, 100 को डिवाइड कर दो 40 से, तो ये मिल गया 2.5, ये जेड आ गया जी 2.5। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, आपको एक वैल्यू दिया होगा, मैं टेबल देख करके ना ये वैल्यू लिख रहा हूँ और उसका मतलब समझना है, क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा, पता है क्या गिवन होगा, जेड बराबर 2.5 ही गिवन होगा, क्योंकि जो जेड निकलेगा ना उसी का वैल्यू दिया होगा, ये दिमाग में सेट कर लो भाई, जेड 2.5 आ रहा है तो क्वेश्चन में भी तो वैल्यू 2.5 का ही दिया होगा, ऐसे थोड़े कि 3 का दे देगा। तो ये समझ लेना कि ये जेड यही निकलने वाला है। गिवन क्या होगा, जेड इक्वल टू 2.5 और लिखा होगा ऐसे, एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज, ये दिया होगा, ये गिवन होगा। कितना गिवन होगा, तो मैं टेबल देखता हूँ। 2.5 कैसे देखेंगे, तो जेड बराबर इस कॉलम में देखेंगे 2.5 का 0, तो 2.5 का 0 कहाँ है, 0.4938, ये गिवन होगा 0.4938। तो अब बच्चे बताओ ये कौन सा एरिया है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसे दिया हो तो इसका मतलब समझना ये कौन सा एरिया है, ये एरिया कौन सा है, तो ये एरिया है, एरिया जेड 0 से लेके जेड इक्वल टू 2.5, एकदम सेट करो, 0 से स्टार्ट होगा, टेबल का मतलब ही यही है। एक चीज़ मैंने बताया था 5 वाला एग्जाम्पल, याद करो 5 कहाँ होता है, तो उसका मतलब अलग होता है, वो होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके और होता है। तो जेड ऐसे दिया हो ना, इसका मतलब समझना 0 से लेके 2.5, तो कौन सा एरिया है बताओ, ये एरिया हो गया, ये वाला एरिया, ये एरिया। और हमें क्या चाहिए, इससे इधर सारे, इसमें क्या करोगे, ये प्लस कर दो, तो देखो ये हो गया 0.5 और ये एरिया कितना हो गया, ये एरिया जो गिवन है ना, 0 से लेके ये, 0 से लेके ये, यही एरिया है, तो ये हो गया 0.49 कहाँ गया 38, 4938 और यह 0.5 प्लस कर दो, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, ये प्रोबेबिलिटी आ गया 0.5 को इसको प्लस कर दो तो कितना आ गया 0.9938, ये प्रोबेबिलिटी हो गया। अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन में एक बात और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक बात और ध्यान दो, ये प्रोबेबिलिटी पूछा, ये पूछेगा कितना परसेंट, ये तो प्रोबेबिलिटी पूछ लिया, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है, मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी पूछे तो ये आंसर, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्स 250 और लेस, ये क्वेश्चन था ना, 250 और लेस, कितना परसेंट, तो परसेंटेज पूछे तो क्या करोगे, इसको 100 से इंटू कर दो, इसको 100 से इंटू कर दो तो कितना आ गया, देखो 99.38%, बाप रे लगभग सारे हो गए, ये हो गया, इतना परसेंट हो गया। देखो, या नंबर पूछे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर्स कितना, 250 और लेस, ये क्वेश्चन है 250 और लेस, ये पूछे नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो क्या करोगे भाई, टोटल जो दिया है ना 1 लाख स्टूडेंट, 1 लाख को 99.38% से मल्टीप्लाई कर दो, तो 99,380 ये आएगा, लगभग सभी स्टूडेंट, थोड़े बहुत बच गए, ठीक है, जिसको 250 से अधिक नंबर आया होगा, नहीं 250 से ज़्यादा नंबर लाने वाले कितने होंगे, बहुत कम ही बच गए ना, तो ये इससे कम वाले हैं, कोई पूछे 250 से अधिक नंबर लाने वाले तो बहुत कम बच गया, 1 लाख में देखो कितना बच गया, 1 लाख में से माइनस कर दोगे कितना, 99,380, तो ये 620 स्टूडेंट बच गया, जिसको नंबर क्या मिला है 250 से ज़्यादा। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही यही है, ठीक है, जेड क्या है समझ में आ गया होगा। 4th पार्ट पे आ जाओ, 4th पार्ट पे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज़ करते हैं, तो एरिया वाला प्रोबेबिलिटी, लेस देन मोर देन पूछे तब। तो 4th में मैंने क्या लिखा था, मार्क्स बिटवीन 100 और 190,
तो देखो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका जो मार्क्स है 100 से ज़्यादा और 190 से कम। ठीक, इक्वल टू लगा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, ध्यान रखना, क्योंकि इक्वल टू में ऑर्डिनेट होता है, लाइन का कोई एरिया नहीं होता, कोई प्रोबेबिलिटी में फ़र्क नहीं पड़ता। चलो अब आप बताओ, इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, रफली डायग्राम बना लो। क्या है ये डायग्राम बन गया ऐसे, क्यों, ये माइनस इन्फिनिटी। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है जिसमें आपको एरिया गिवन होगा ना, तो इसको भी निकालने में फिर 10 सेकंड से फालतू टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार समझ आपको आना चाहिए। कैसे, देखो देखो मीन कितना है इसका, फटाफट समझोगे यार कि मीन तो इसका 150 है, 150। तो हम क्या चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी इसके बीच में। अब 100 कहाँ आएगा, इससे इधर आएगा, 100 इससे इधर आएगा, x बराबर 100 लेफ्ट में आएगा। 190 कहाँ आएगा, इसके राइट में आएगा, x बराबर 190। इसके बीच का एरिया मतलब हमें ये चाहिए, ये एरिया चाहिए। बताओ, ये 0 से इधर होगा एरिया दिया, और 0 से इधर दिया, क्या कर दोनों को ऐड कर दोगे, तो हमें ये एरिया चाहिए इसके बीच का। फटाफट क्या करो, इसके नीचे मैं दिखा देता हूँ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे इस लाइन को खींचो, इसको भी खींचो, इसको भी खींचो। बताओ यहाँ जेड क्या होगा, यहाँ जेड पक्का 0, मीन पे तो 0 होगा। बताओ 190 का जेड क्या होगा, 190 का जेड कितना होगा, तो ये कितना होगा, ये 1 आएगा। कैसे, 190 में से मीन माइनस करो 150, ये 40 अधिक है ना, 40/40 एक, ये पीछे कितना है, ये निगेटिव आएगा। इसका जेड क्या आएगा, निगेटिव, कितना, 50 को डिवाइड करो 40 से, 50 डिवाइडेड बाई 40, ये निगेटिव में आ गया, निगेटिव आ गया 1.25। ये देखो ध्यान से। अब आपको हमें ये एरिया दोनों मिला के देखना है, तो क्या होगा, आपको जेड 1 का एरिया दिया होगा, तो 1 का एरिया कौन दिया होगा, 0 से लेके यहाँ, 0 से लेके यहाँ। अब फिर 1.25 का दिया होगा, 1.25 मतलब 0 से लेके यहाँ। तो हमें ये एरिया कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करना होगा। मैंने बताया था जेड निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1.25 लेफ्ट साइड में है तो बस एरिया लेफ्ट साइड आ जाएगा, वैल्यू आपको वैसे दिया होगा। अब ध्यान दो, सीधा क्या गिवन होगा आपको, तो आपको डायग्राम का एक आइडिया दिमाग में आ जाएगा तुरंत। मतलब ये आइडिया तुरंत आना चाहिए, मतलब 1 सेकंड के अंदर कि मीन इतना है तो 190 इधर है, 100 इधर है, एक इधर है, एक इधर है, उसके बीच में मतलब दोनों एरिया को ऐड करना होगा। तो बताओ जेड इक्वल टू 1 और एरिया दिया होगा 0.3413, एक और दिया होगा जेड इक्वल टू 1.25। ध्यान देना, यहाँ पर माइनस नहीं दिया होगा, माइनस नहीं दिया होगा, प्लस ही दिया होगा। प्लस ही खुद समझ जाओ कि प्लस है तो एरिया इसके इधर होगा, अब माइनस है तो एरिया इसके लेफ्ट में होगा, लेकिन बराबर एरिया होता है। तो जेड इक्वल टू तुम्हें ये पॉजिटिव लिखा होगा, ये कितना दिया होगा, तो ये अभी हमने देखा था ना, अभी देखा था पिछले एग्जाम में जो था सेकेंड वाला पार्ट जो था उसमें यही था 0.3944, यही था क्या 39, ये था 3944, ये देखो। तो अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या आएगा, तो 0 से लेके 1 और 0 से लेके ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, एरिया नेगेटिव नहीं होता, ऐड कर दो तो 0.3413 और प्लस 0.3944 को ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा 0.3944 प्लस 0.3413 ऐड कर दो 0.7357, 0.7357, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से स्टैंडर्ड का यूज होता है। 2 तरीका होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, एरिया मेथड और ऑर्डिनेट मेथड, ये 2 मेथड है। इसको आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, बहुत तरह के क्वेश्चन होने के लिए हो सकता है, बट मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि आप प्रोबेबिलिटी तो निकाल दोगे, एक्स दिया होगा तो प्रोबेबिलिटी आएगा। उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है। 1-2 एग्जाम्पल मैंने अपने बुक में लिखा हुआ है, आप देखना क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी। इसका मीन कितना दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 20, मीन कितना दिया है 20, ठीक। और क्या लिख दिया इसने, क्या लिख दिया इसने कि 9% वैल्यूज 9% वैल्यूज एक्सीड्स, किसको एक्सीड करता है 25, 9% वैल्यूज एक्सीड्स 25। तो पूछा आपसे, बताओ देन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, और क्या गिवन है, गिवन क्या देखो, गिवन है z इक्वल टू
जेड इक्वल टू 1.34, जेड इक्वल टू 1.34, एरिया इक्वल टू 0.41। ये ध्यान दो, ये गिवन है। अब ये क्यों गिवन है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत इसका फिर हम डायग्राम तैयार करते हैं, देखो ठीक है। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा रिवर्स है, रिवर्स। अब तक क्या होता था और इसमें क्या गिवन है इसको देखो। इस क्वेश्चन में आप ये देखो, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन कितना दिया, यहाँ मीन होगा, मीन कितना यहाँ पर 20 मीन हो गया, ठीक है। अच्छा 25 से ज़्यादा 25 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 25। अपने मन से राइट साइड में कहीं भी दिखा दो, कोई मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये दिखा दो 25। अब क्या लिखा है, 25 से ज़्यादा 9% वैल्यूज है। इसका मतलब ये जो ज़्यादा वाला है 25 से ज़्यादा, ये कितना परसेंट है, 9% है। ये गिवन है, ध्यान दो। अब तक क्या होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता था। अब 25 से ज़्यादा का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पूछा, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पूछा। ये उल्टा है, 25 से ज़्यादा का प्रोबेबिलिटी दे दिया 9%। एरिया है या प्रोबेबिलिटी है, एक ही बात है। 25 से ज़्यादा का प्रोबेबिलिटी दे दिया, पूछा बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये पूछा। अब ध्यान दो, यहाँ कैलकुलेशन कैसे होगा, रिवर्स में। अब बताओ अगर ये 9% है तो पक्का ही कितना परसेंट होगा, 41%। बताओ क्यों, क्योंकि मीन के राइट में पूरा 50%, ये 9%, ये 41%। 41% का मतलब ये एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा 0.41, ध्यान दो 0.41। और अगर मैं इसके नीचे दिखाऊं किसको, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका यहाँ जेड क्या होगा 0। इस 25 का जेड क्या होगा ये निकालना पड़ेगा। इस 25 का जेड क्या होगा ये नहीं पता हमें, तो ध्यान दो एरिया पता है यहाँ पर, ये उल्टा है। पहले क्या होता था, एक्स पता होता था, उससे जेड निकालते थे, जेड से एरिया निकालते थे, इस एरिया से ये निकालते थे। अब ये उल्टा चल रहा है, ये 9% मालूम है, इससे ये एरिया निकला, ये एरिया निकल गया तो इसका जेड निकल जाए। कैसे, यहाँ देखो ध्यान से, एरिया 0.41 और जेड इतना तो ये एरिया। अब ये कौन सा जेड होगा, किसका एरिया होगा, तो जेड 0 से लेके इसके 20 का, 0 से लेके किसके 20 का, ये जो एरिया गिवन है 0.41 ही तो है, तो ये एरिया गिवन है 0 से लेके यहाँ तक का, तो उसका जेड कितना होगा 1.34। इसका मतलब यही जेड होगा 1.34। ध्यान दो, क्या ध्यान देने वाली बात है। अगर एरिया राइट साइड होगा तो प्लस लिखना, और यही एरिया सेम टू सेम अगर निगेटिव साइड में होगा तो जेड क्या लिखते, माइनस में लिखते। तो ये उल्टा क्वेश्चन है, 9 से आया 41, 41 से आया एरिया का जेड गिवन है, इफ जेड को यहाँ लिख दो। और जब जेड आ गया तो अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा। कैसे, तो वही फॉर्मूला है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। रखो जेड आया 1.34, एक्स कितना 25, मीन कितना 20, नीचे आया स्टैंडर्ड डेविएशन। सोल्व करके निकाल लो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा। 5 को डिवाइड करेंगे 1.34 से, 5 को डिवाइड करेंगे 1.34 से, तो ये आंसर आ गया जी 3.73। ये इसका आंसर आ गया, देखो 3.73। तो इस तरह से रिवर्स कैलकुलेशन भी हो सकता है। और क्वेश्चन देखो, ये सारे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैंने बुक में कुछ क्वेश्चन और लिखा है, क्या लिखा है, यस, मान लो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन देखना, आप ऐसे करो ना, सीधा देख लो, मैं फिर सॉल्यूशन बताता हूँ। ये देखो 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन, सॉल्यूशन भी उसे गिवन है, लेकिन आप देखो क्या है। इन सैंपल ऑफ 1000 आइटम, सैंपल ऑफ 1000 आइटम, मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, एज्यूम कर लो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइंड नंबर ऑफ आइटम, कितने आइटम है जिसका वेट 60 kg से ज़्यादा है। अब ध्यान दो 60 kg से ज़्यादा क्या होगा, मीन कितना है 45, 60 कहाँ होगा उसके राइट में, उससे ज़्यादा एक कोना निकालना, एक टेल निकालना। टेल कैसे, तो 0.5 में से देखो ये Z1 दिया ना एरिया, तो ये Z1 दिया, ये एरिया गया है, तो पक्का यही एरिया माइनस करेंगे 0.5 में से, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे एक बार मैं बताता हूँ अच्छा से, लेकिन ये चीज़ ना दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए आपको। ये ना पूरे का पूरा डायग्राम और जेड का वैल्यू किधर लेफ्ट है कि राइट है, ये दिमाग में विजुलाइज होना चाहिए, ताकि आप बिना किसी चीज़ को कैलकुलेट किए जल्दी से निकाल दो, मतलब बिना डायग्राम का निकाल दो। कैलकुलेटर तो यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और इसका क्या दिया है मीन। हाँ,
मीन दिया हुआ है 45 kg है, तो उसको मैंने नहीं लिखता हूँ। स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है 15 और कैपिटल ने कितना आइटम दिया है 1000। क्या पूछा है नंबर ऑफ आइटम्स बोल दो, स्टूडेंट बोल दो, नंबर ऑफ आइटम्स जिसका वेट क्या होगा, वेट होगा मोर देन 60 kg। ये क्वेश्चन है ना। चलो फटाफट इसको डायग्राम में रख करके बताते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में ये देखो, ये हो गया मीन बराबर 45 और 60 कहाँ होगा 60 kg, 60 के यहाँ पर होगा x बराबर 60 kg। और ये पूछा है इसमें कितने आइटम होंगे, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा, यहाँ पर नंबर पूछा, नंबर। कोई बात नहीं, इसके नीचे जेड लगा दो जी। जेड यहाँ कितना होगा, जेड ये 0 होगा। फटाफट बताओ इस 60 का जेड कितना होगा, 45 से 60 कितना ज़्यादा है, 45 60 कितना है 15 जेड कितना आएगा 1। अब बताओ इस Z1 का एरिया पक्का गिवन होगा। अब गिवन है, क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा, आपको गिवन है, क्या गिवन है, Z = 1, एरिया = 0.3413। मैंने बताया था जब भी ऐसे गिवन हो तो ये कौन सा एरिया होता है, 0 से लेकर 1 का, ये एरिया होता है, ये एरिया। हमें ये नहीं चाहिए, हमें काला वाला चाहिए। तो बताओ काला वाला एरिया कितना होगा, ब्लैक वाला एरिया कितना होगा, तो ये एरिया होगा 0.5 में से माइनस कर दो। तो आपको क्या देखना था शुरू में कि 45 यहाँ पर है, 60 यहाँ पर है, इससे इधर मतलब एक कोना चाहिए, हमें टेल चाहिए, राइट वाला टेल, इसको टेल बोलते हैं, राइट टेल। अब Z1 का एरिया गिवन है, पक्का ये एरिया दिया होगा, 0.5 में से माइनस कर दिया, आ गया। इसको 1000 से इंटू कर दोगे तो नंबर आ जाएगा। तो 0.5 में से माइनस कर दो किसको, 0.3413 को, ये एरिया आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया। 100 से इंटू करो तो परसेंटेज आएगा। नंबर पूछा है तो किससे इंटू कर दो, 1000 से इंटू कर दो, आ गया आंसर। देखो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, तो आंसर आएगा 158.7 आता है, मतलब ये 159। राउंड करोगे, नंबर ऑफ आइटम है तो राउंड ऑफ करोगे, नंबर ऑफ आइटम, नेक्स्ट इंटीजर में राउंड ऑफ होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने बनता है, देखिए ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, कोई ये पूछ ले कि मान लो कि इंटेलिजेंसी है स्टूडेंट का ना, कोई इंटेलिजेंसी है कि हमने मीन दिया हुआ है मान लो 110, या एक क्वेश्चन किसी ने भेजा था IQ लेवल वाला क्वेश्चन है। इंडियन सोल्जर का मीन IQ है 110। अब मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना मान लो 10 मान लो, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं टॉप 20%, जो टॉप 20% IQ वाले होंगे ना, उसको हम एक स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। मान लो स्टूडेंट है ना, हम बोलते हैं ना जो 20% ज़्यादा तेज होगा, सबसे ज़्यादा होगा ना, ऊपर से 20% ज़्यादा होगा, टॉप 20% जिसके IQ होंगे उसको हम स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। तो मिनिमम IQ एक्सेप्टेबल फॉर ट्रेनिंग क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। मतलब इस क्वेश्चन को भी अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं। मान लो कि एग्जाम हुआ CA फाउंडेशन का, हम क्या बोलते हैं, जो 20% जो टॉप स्टूडेंट है ना, टॉप स्टूडेंट ऊपर से 20% सबको जो है ना एडवांस क्लासेज देंगे, अलग से देंगे, अलग से पढ़ाएंगे, सुपर बैच बनाएंगे टॉप 20% का। तो उसमें क्या पूछा, मिनिमम मार्क्स बताओ एक्सेप्टेबल फॉर द स्पेशल क्लास, कि कम से कम कितने नंबर मार्क्स वाले बच्चे भी उसमें जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम इस सब बात एक चीज़ बता देगा आपको कि ये किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से थोड़ा सा देखें तो क्या होगा, देखो ये डायग्राम, ये इसका मीन, ये मीन 110, किसको हम ट्रेनिंग देंगे जी, टॉप 20%। अब बताओ टॉप 20% किधर से होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ध्यान देना असेंडिंग ऑर्डर होता है। ये सबसे IQ लेवल अच्छा इसका है, सबसे अच्छा IQ, उससे कम। ये जो 20% है, ये कितना परसेंट है, 20%, इन सबको ट्रेनिंग देंगे। अब इस 20% में ये सबसे ज़्यादा IQ, उससे कम। ये जो X होगा ना, ये वाला X, ये पूछा है कि ये X कितना है, सबसे इस 20% में सबसे कम IQ सी का है ना। तो मिनिमम IQ एक्सेप्टेबल फॉर ट्रेनिंग,
इससे इधर जितना है ना सबको ट्रेनिंग मिलेगा। तो उसमें सबसे कम IQ किसका है, ये। तो हमें इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में घुमा के पूछा हुआ है, ये एक्स निकालना है, ये एक्स निकालना है। अब ये क्वेश्चन वही हो गया जो कुछ टाइम पहले मैंने आपको ये बताया था। देखो ये कि ये 9% है, तो ये दिया हुआ है, उसी हिसाब से यहाँ पर बनने वाला है। तो देखो, तो बताओ फटाफट, इस क्वेश्चन में आपको ये एक्स निकालना है। अच्छा हाँ, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, कितना, 10। बस इसका जेड पता चल जाए जी, इसका जेड पता चल जाए। यहाँ तो इसका तो जेड 0 ही होता है, इसका जेड पता चल जाए तो एक्स निकल जाएगा। अब बताओ जेड कहाँ से आएगा, एरिया से। कैसे, तो ये 20% है, तो ये कितना होगा, तो ये होगा 30%। 30% का मतलब ये कितना एरिया, 0.3। ये 0.3 जो एरिया है कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको अलग से मैंने बताया ना, ये गिवन होगा। बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर ये जेड कहाँ से आया। तो ये चीज़ हमेशा गिवन होता है। क्या गिवन होता है, देखो जेड इक्वल टू 0 to 0.84, जेड इक्वल टू 0 से लेकर 0.84, एरिया गिवन होगा 0.30। बस इतना ही गिवन होगा क्वेश्चन में। देखो खुद समझ जाओ क्या है, 0 से लेकर और इस जेड तक, यहाँ तक एरिया होता है 0.3। तो ये 0.3 ही तो एरिया है 0 से लेके। बताओ जेड इक्वल टू 0 से लेके यहाँ से ले कहाँ तक, तो ये यहाँ तक का एरिया 0.3 है। तो कहाँ तक है ये जेड कितना, 0.84। तो ये इसका जेड हो गया। तो ये गिवन होता है, इसी से हम निकल जाता है ये। ठीक है, अगर मान लो ये नहीं गिवन हो ना, तो टेबल में जाओगे, टेबल में एरिया देखोगे 0.3 एरिया देखोगे और उससे जेड निकालोगे। तो ये जेड आ गया। और आराम से क्या करो, इस फॉर्मूला में रख दो, इस फॉर्मूला में रख दो। जेड बराबर क्या होता है, एक्स माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जेड ये राइट साइड में आएगा, पॉजिटिव लोगे तो कितना आएगा आंसर, 0.84। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, 10। एक्स हमें निकालना है, एक्स निकालना है, माइनस में कितना 110। तो सीधा आंसर लिखते हैं जी, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.4 आएगा और उसमें 10 जोड़ेंगे तो 118.4, जिसका IQ होगा ना सबसे कम, ये बच्चे को ट्रेनिंग मिलेंगे। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन सब बहुत कमती पूछा हुआ है, 1% चांस है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप समझ लो इस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और थ्योरेटिकली, थ्योरी के हिसाब से एक और यहाँ पर पॉइंट है, इसको देख लो। लास्ट में मैंने ये लिखा हुआ है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, नोट लिखा है ना, नोट, इस नोट को बच्चे पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करने का मेथड होता है। क्या बोलते हैं उसको, मेथड ऑफ मोमेंट। याद करो, रिग्रेशन लाइन को जिस मेथड से फिट करते हैं उसका नाम क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ऐसे यहाँ पर भी है, बायनोमियल को पॉइसन को फिट करने का मेथड का नाम क्या है, मेथड ऑफ मोमेंट। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड नोट, देयर आर 2 मेथड ऑफ फिटिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करने का 2 मेथड है, एरिया मेथड और ऑर्डिनेट मेथड। ठीक है, बताया था। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड, स्क्यूनेस होता है ना, जैसे मैंने बताया था, याद करो। बायनोमियल कब सिमेट्रिक होता है, जब P हाफ होगा, P हाफ हो Q हाफ हो तो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक, जिस रेट से प्रोबेबिलिटी बढ़ता है उसी रेट से घटता है। ठीक है, तो वो सिमेट्रिक होता है। बायनोमियल कब, जब P क्या होगा, हाफ। फिर बाकी केस में सिमेट्रिक नहीं होता है। तो जब सिमेट्रिक नहीं होता तो क्या बोलते हैं उसको, स्क्यूड, स्क्यूड बोलते हैं। मतलब टेढ़ा मेरा ग्राफ हो जाए ना तो उसको स्क्यूड बोलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सिमेट्रिक होता है, नॉर्मल हमेशा सिमेट्रिक होता है, उसका मीन मिडिल मोड हमेशा इक्वल होता है। बायनोमियल हमेशा सिमेट्रिक नहीं होता, जब P हाफ होता है तब होता है, और जब P हाफ नहीं होगा तो क्या होगा, स्क्यूड होगा। तो वही बात मैं बता रहा हूँ, पॉइसन में क्या होगा, तो पॉइसन कभी सिमेट्रिक नहीं होता, कभी भी ये सिमेट्रिक होता ही नहीं है। तो क्या होता है, ये स्क्यूड। और कैसा स्क्यूड होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब राइट साइड ये ज़्यादा बड़ा होता है, लेफ्ट साइड छोटा होता है, मतलब सिमेट्रिक नहीं होता है, तो टेढ़ा मेढ़ा होगा। लेफ्ट और राइट में एक जैसा नहीं होगा, तो इसमें राइट साइड ज़्यादा इसका टेल बड़ा होता है, लेफ्ट में इसका टेल छोटा होता है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। अब फोर्थ पॉइंट क्या याद रखना है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट। रेयर देखो, नॉर्मली क्या कौन सा होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। 99% केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नाम ही है नॉर्मल। 1% बच गया तो उसमें समझ लो 0.9% बायनोमियल होता है। और फिर क्या बचा, 0.1%, लगभग एकदम रेयर, कहीं कहीं आपको मिलेगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए क्या कहा गया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट। तो कभी थ्योरी में देखो, ये थ्योरी है ना, ये कभी भी आज तक नहीं पूछा है चारों पॉइंट, लेकिन इन फ्यूचर ये पूछ सकता है। और ये सब चीज़ बच्चे आपको बुक में तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कुछ अलग आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको रखना ध्यान। ठीक है, तो बाकी हम लोग करते हैं और